सत्र क्रमांक 2 मनोविज्ञान की समझ में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम समझेंगे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान समझना क्यों ज़रूरी है, चेतन तथा अचेतन मन, विचार, एहसास और क्रियाएं, समझ और उसकी गतिविधियां, सकारात्मक तथा नकारात्मक भावनाएं। हमारा शरीर कई अवयवों से बना है। कुछ अवयव हम देख सकते हैं, वो बाहरी है, यानी हमारी आंखें, नाक, कान, पैर, हाथ। कुछ अवयव आंतरिक है जो हम देख नहीं पाते, लेकिन अगर आप एक्सरे लो, सीटी स्कैन करो, आप उसे देख सकते हैं। जैसे हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ अवयव है जो अवयव तो है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन उनका कार्य हमें समझ में आता है। आंतरिक अवयवों में भी हृदय जो है, अगर आप अपनी पल्स देखने की कोशिश करें तो आपके समझ में आता है कि आपका हृदय काम कर रहा है। लेकिन ऐसा एक अवयव है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन उसके परिणाम महसूस ज़रूर कर पाते हैं, और वो अवयव है हमारा मन। हम ये स्वीकार ही नहीं करते कि मन एक अवयव है। हमें लगता है मन एक काल्पनिक कंस्ट्रक्ट है और इसे हम अवयव की तरह ट्रीट नहीं करते, लेकिन असल में मन एक अवयव है। इसका गवर्निंग सेंटर हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन होता है। आज इस सत्र में हम मन के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये जानकारी हमें कैसे फायदेमंद है। मन यानी मेरा मन, मेरा अपना मन, जो एक बहुत यूनिक है। एक मन दूसरे जैसा नहीं। हम सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं। इसका कारण सिर्फ हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। इसका कारण ये भी है क्योंकि हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हमारे विचार अलग हैं, हमारी भावनाएं अलग है, हमारी परिस्थितियों की तरफ देखने का नज़रिया अलग है, और ये सब कार्य है हमारे मन का। आइए समझते हैं मन के बारे में। प्राचीन ज़माने से हमें हमारे बारे में जानकारी पाना बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा सोचते हैं, मैं कैसा हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, दूसरे लोग कैसे विचार करते हैं, मेरे में और दूसरे लोगों में क्या साम्य है, हम कैसे अलग हैं। इन सब का जवाब हमें देता है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये जो शब्द है, ये दो शब्दों का मिश्रण है। ग्रीक लैंग्वेज से ये शब्द हमें मिला है। साइकोस यानी आत्मा और सोल, और लॉजी यानी अध्ययन या अभ्यास। तो साइकोलॉजी इन दो शब्दों का मिश्रण है। मनोविज्ञान, मन और उसका अध्ययन। मनोविज्ञान मानव के विचार, भावना, वर्तन और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का अभ्यास करता है। इसके लिए मनोविज्ञान के टूल्स बहुत ही अलग होते हैं। अगर हमें हमारे शरीर का अध्ययन करना है, शरीर का अभ्यास करना है, तो डॉक्टर्स को कौन से टूल्स उपयोगी होते हैं? उनके लिए एक्सरेज है, सीटी स्कैन्स है, एमआरआईज है। कभी कभी ब्लड टेस्ट से भी हमें पता चलता है कि हमारे शारीरिक क्रियाएं कैसे चल रही है। लेकिन मन के बारे में कैसे पता चले? मनोवैज्ञानिक बहुत ही अलग तरीके की टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग बोलते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है, ये एक पेपर पेंसिल टेस्ट रहती है, जहां हमें हमारे खुद के ही बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर विश्लेषित रूप से देने पड़ते हैं। कुछ बार ऐसे भी होता है कि हमें कुछ पर्याय दिए जाते हैं और उन पर्यायों से सही पर्याय का चुनाव हमें करना पड़ता है। कुछ टेस्ट यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसी भी होती है कि जहां हमें कुछ इमेजेस यानी कुछ चित्र दिखाए जाते हैं। उन चित्रों को देख के हमें कौन से विचार आते हैं, हमारे अंदर कौन सी भावनाएं आते हैं, उनका वर्णन हमें करना पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक इस अजीब तरीके के टेस्टिंग से हमें बता सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है,
ज़्यादातर टाइम हमें कौन सी भावनाओं का एहसास होता है, इनसे वो हमारे कार्य भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी हमारे बिहेवियरल प्रेडिक्शन भी वो कर सकते हैं। तो ये था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। अब थोड़ी जानकारी लेते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। 19वीं सदी के अंत तक मनोविज्ञान एक अलग शास्त्र नहीं था, समाजशास्त्र का यानी सोशियोलॉजी का एक हिस्सा माना जाता था। तब मनोविज्ञानियों को ऐसा लगता था कि मनोविज्ञान कुछ अलग फैकल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान समाज में कुछ न कुछ कार्य, यानी हम सामाजिक तौर पे जो बिहेवियर्स दिखाते हैं, उन बिहेवियर को अगर हम स्टडी करें, उनका अगर अध्ययन करें, तो हमें व्यक्ति के बारे में पता चल सकता है। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक कुछ ऐसा हुआ कि शास्त्रज्ञों को ये पता चला कि हमें इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सामाजिक तौर पे जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, वही बिहेवियर्स हमारे कायम स्वरूपी नहीं रहते। जब हम अकेले होते हैं, हमारे नज़दीकी लोगों के पास होते हैं, तब हमारे बिहेवियर्स सामाजिक तौर पे जो बिहेवियर्स हम एग्जिबिट करते हैं, उनसे कई गुना अलग होते हैं। इसलिए हमें इंडिविजुअल स्टडी की ज़रूरत है। इसमें बहुमूल्य योगदान कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। देखते हैं ये मनोवैज्ञानिक कौन हैं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है सिगमंड फ्रॉइड का। पर्सनालिटी की पहली थ्योरी हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दी। व्यक्तित्व सिद्धांत, जिसको साइको एनालिटिक थ्योरी बोलते हैं। फ्रॉइड ने कहा है कि मानवीय मन एक हिमनक की तरह है। जो हिस्सा हिमनक का हमें दिखाई देता है, वो बहुत ही छोटा हिस्सा रहता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे रहता है। हमारे मन का कुछ ऐसा ही है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, यानी चेतन मन, वो इस हिमनक के ऊपरी हिस्से जैसा है। और जो बहुत बड़ा हिस्सा जो हम नहीं देख पाते, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड का ये भी कहना था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। उसके बाद इवान पावलोव ने मनुष्य के व्यवहार यानी बिहेवियर का अध्ययन किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग का रहा है, जिसका उपयोग हम हमारे बिहेवियर्स में बदलाव लाने के लिए करते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने काफ़ी समय कंसंट्रेशन कैंप में बिताया। उनका कहना था कि मनुष्य अगर आशावादी हो तो वो अपने ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। उनका एक वाक्य बहुत ही सुंदर है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा है, "The one who has why to live can live anyhow." यानी जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ मकसद हो, वह इंसान कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, जिंदा रह सकता है। कार्ल युंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सिद्धांत हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि मनुष्य कौन से भी प्रजाति का, कौन से भी प्रांत का, कौन से भी देश का क्यों न हो, कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ मनुष्य प्रजाति में समान हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने इवोल्यूशन के टाइम से है। जैसे माँ एक प्यार का प्रतीक, अंधेरा डरावना होता है, सूर्योदय उत्साहपूर्ण रहता है। कार्ल रॉजर्स एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को जन्म दिया। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो ये दोनों पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक हैं। उन्होंने कहा है कि हर इंसान को पता है कि मुझे क्या हासिल करना है और वो कैसे हासिल करना है, लेकिन कभी-कभी
ये करने के लिए हमें हमारी क्षमताओं का इस्तेमाल करना कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी कम पड़ती है। जब हम ये सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये था मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। फंक्शंस देखते हैं, यानी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आवर माइंड। मन के फंक्शंस है कार्य करना, प्रतिक्रिया करना, बोलना, समझना, संवेदना महसूस करना, कल्पना करना, इच्छा करना, याद करना, सपने देखना। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ शारीरिक अवयव जैसे हमारे हृदय, हमारे लंग्स, यही अवयव है जो हमेशा फंक्शनल रहते हैं, हमेशा कार्य करते हैं। हमारा मन भी एक ऐसा अवयव है जो हमेशा कार्यरत रहता है। क्विज टाइम। डैश का काम है वैज्ञानिक तरीकों से मानवी मन के व्यवहार समझना तथा उनका अध्ययन करना। न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। सत्र के शुरुआत में मैंने आपको कहा कि हर इंडिविजुअल यानी हर इंसान अलग है, वी आर यूनिक। और इसका जवाब सिर्फ हमारे फिंगरप्रिंट्स या हम अलग अलग दिखते हैं यही नहीं है। इसका जवाब ये भी है क्योंकि हम अलग अलग सोचते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा हर घटना की तरफ, हर चीज़ की तरफ, हर व्यक्ति की तरफ देखने का एक नज़रिया अलग होता है। जो चीज़ आपको पसंद है शायद किसी और को नहीं। जैसे कुछ वेजिटेबल्स होती है, सब्जियाँ, एक को पसंद है दूसरे को नहीं। गाना कितना भी अच्छा हो, किसी को पसंद आता है तो किसी को नहीं आता। वैसे ही हम देखते हैं जब एक पानी का ग्लास आधा भरा होता है तो कोई इस नज़रिए से देखता है कि ग्लास आधा खाली है, तो कोई ऐसा नज़रिया रखता है कि ग्लास आधा फुल है। तो फ़र्क आपके नज़रिए में है। हम आगे इस सत्र में देखने वाले हैं कि हमारे नज़रियों का हम पे क्या असर होता है और हमारी ज़िंदगी पर इनका क्या असर है। साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक हमारे भावना, विचार और वर्तन को स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन इस अध्ययन का, इस अभ्यास का गोल क्या होता है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, ये देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं भावनाएं क्या है, कहाँ से आती है, शरीर और मन में क्या भिन्नता है, लोग एक दूसरे से क्यों और किस प्रकार भिन्न होते हैं, कौन सी आवश्यकताएं सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है। लेकिन ये सब पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा है, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान समझने के फ़ायदे। मानव व्यवहारों का वर्णन करना। मीरा निराशा महसूस कर रही है या दुखी है, क्या आप बता सकते हैं? मानवी वर्तन का पूर्वानुमान करना। क्या यह व्यक्ति निराश होने की संभावना अन्य लोगों से अधिक है? व्यवहार बदलने में सहायता करना। अपने गुस्से को कैसे काबू किया जाए, उसका मार्गदर्शन। हमने देखे मनोविज्ञान के फायदे। अब ये सब जान के हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर आपको पता है कि अभी आपको कौन सी भावना महसूस हो रही है, तो क्या उसमें बदलाव लाना मुमकिन है? अगर आपको ये पता है कि मेरे ट्रेट्स क्या है, यानी कौन से परिस्थिति में मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी पढ़ाई के दिन या आपके एग्जामिनेशन का डे या आपके इंटरव्यू के दिन आप बहुत एंग्शियस फील करते हो, बहुत चिंतित रहते हो और इसके वजह से आप स्टैमर करने लगते हो, यानी आपके बोलने में कुछ फ़र्क आता है, आपको एग्ज़ाम में ठीक तरह से चीज़ें याद नहीं रहती। अगर आप आपकी इन ट्रेट्स के बारे में, यानी आपके बिहेवियर, अपने भावनाओं के बारे में कुछ अवेयरनेस आपको डेवलप हो, तो इसमें बदलाव करना
आपको मुमकिन होता है। इसके लिए हमें मनोविज्ञान का अभ्यास करना ज़रूरी होता है। कैसे पहचानें कि मेरे विचार क्या है, विचार क्या होते हैं, भावनाएं कहाँ से आती है, इन सब चीज़ों का उत्तर हमें मनोविज्ञान का अभ्यास देता है। अब वापस क्विज टाइम। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य बताइए। मनोवैज्ञानिक किसी के समस्यापूर्ण वर्तन को बदल सकते हैं। मूलतः सभी व्यक्ति एक तरीके से सोचते और बर्ताव करते हैं। लोगों के व्यवहारों को मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते, लेकिन उनकी क्रियाएं, शब्द जानकर अनुमान लगा सकते हैं। समृद्ध जीवन क्या है? समृद्ध जीवन वही है जो अपनी सारी क्षमताओं को जान के उनका पूरा विकास करके उनका इस्तेमाल करना, यानी समृद्ध जीवन जीना। समृद्ध जीवन के लिए हमें क्या ज़रूरी है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। भले आप पढ़ाई में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ाई की आदत नहीं है, तो इसीलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है, लेकिन वो ज़रूरी चीज़ों में कम पड़ जाता है। ऐसे वक्त हमारा मोटिवेशन लेवल लो रहता है, यानी हमें कुछ चीज़ें करने के लिए मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मोटिवेटेड हम फील ही नहीं कर पाते। कभी कभी सेल्फ डिसिप्लिन भी है और मोटिवेशन भी है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि हम हमारे भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख सकते। जैसे हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बहुत गुस्सा होने के बाद 2-3 दिन हम पढ़ाई नहीं कर पाते। यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, इमोशनल रेगुलेशन, ये सब आपके मन पर निर्भर है। और अगर आप आपके पैटर्न्स समझ सके तो इन चीज़ों में आप बदलाव ला सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिगेंट चेंज। मुझे मनोविज्ञान की समझ कैसे सहायकृत होगी? स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, भावनाओं का नियमन, इमोशनल रेगुलेशन, मेरे शक्ति स्थान तथा कमजोरियों को जानना, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मेरे वर्तन में उपयुक्त बदलाव लाना, एलिगेंट चेंज। कई साल पहले तक ऐसा माना जाता था कि हमारे मेंटल इलनेसेस यानी मनोविकार किसी शैतानी शक्ति के वजह से है, आत्मा के वजह से है। लेकिन हमारे साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के अध्ययन से ये पता चलता है कि हमारे हर बिहेवियर का एक बायोलॉजिकल बेसिस है, यानी मनोविकार भी बायोलॉजिकल रीजंस से होते हैं। ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी नर्वस सिस्टम क्या है, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल बेसिस होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, यानी हमारे चेता संस्था में। हमारी चेता संस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स रहते हैं। इन दोनों हेमिस्फीयर्स में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को नियंत्रित करते हैं, हर पेशी को नियंत्रित करते हैं। ब्रेन को ये पॉसिबल है क्योंकि ब्रेन का एक विशाल नेटवर्क है। जो नेटवर्क बनता है न्यूरॉन्स से। मस्तिष्क से हर पेशी तक और हर पेशी से मस्तिष्क तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। इसमें ये न्यूरॉन्स मस्तिष्क से पेशी तक और पेशी से मस्तिष्क तक संवेदों का आदान प्रदान करते हैं, संदेश का वहन करते हैं। ये संदेश वहन एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी होती है। हमारे संवेदी अंग यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, आँखें, कान, नाक, त्वचा और जबान, ये 5 संवेदी अंग हमेशा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। यह इंफॉर्मेशन पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में स्टोर की जाती है। फिर वहाँ इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है
और ये बहुत ही जटिल कार्य है और ये कार्य हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन करता है। हमारा ब्रेन हमारे हर पेशी को बताता है कि उसको क्या कार्य करना है, कैसे बर्ताव करना है। इसके अलावा हमारी ब्रेन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वो है हमारा चेतन होना यानी हमारा कॉन्शियसनेस, यानी हमारे अस्तित्व का अनुभव। हमारा कॉन्शियसनेस यानी हमारे सतर्क होने का एहसास। हमारी नर्वस सिस्टम सिर्फ हमारे विचार, भावना और वर्तन को नियंत्रित नहीं करती, लेकिन और भी कुछ जटिल कार्य करती है। जैसे मैंने कहा, एक है कॉन्शियसनेस। सतर्कता हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आपको जब चाहे आप ज़्यादा सतर्क हो जाते हो और जब चाहे कम सतर्क रहते हो। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर आप बहुत भीड़ में पार्किंग ढूंढ रहे हो तो आप बहुत सतर्क रहते हो। अगर कई नई जगह जाकर आपको कोई एड्रेस ढूंढना हो तो आप वहाँ के हर दुकान का नाम पढ़ते हैं, हर हॉस्पिटल को देखते हैं, हर पेड़ पौधे को देखते हैं, यानी आप ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। लेकिन आप जब कोई रोज़ाना कार्य कर रहे हैं, शायद रोज की रास्ते पे आप गाड़ी चला रहे हो या आपके दिनचर्या का रोज का कुछ कार्य कर रहे हो, तो आप ज़्यादा सतर्क नहीं रहते। यानी हमारा कॉन्शियसनेस हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी हमारा चेतन मन हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा पूरी तरह से नियंत्रण हमारे चेतन मन पे है। चेतन तथा अवचेतन मन। चेतन मन मस्तिष्क का वह भाग जो उन मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें हम जानते हैं। अवचेतन मन मस्तिष्क का वह भाग जो उन मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें हम सक्रिय रूप से नहीं जानते। अब देखते हैं हमारा अवचेतन मन क्या है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे संवेदी अंगों से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है, लेकिन ऐसी कुछ भावनाएं और ऐसे कुछ एहसास होते हैं जो हमारे अवचेतन मन में जा बैठते हैं। वो हमारे अवचेतन मन का एक हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन वो भी हमें बहुत मददगार है। उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर आपको कोई गाना बहुत दिन तक याद नहीं आ रहा हो, आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आपको याद ही नहीं आता। अचानक आप कुछ अलग कार्य कर रहे होते हो और आपको उन गानों की पंक्तियाँ याद आती है। ये होता है क्योंकि उस गाने के प्रति आपके जो एहसास, जो भावनाएं थी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी। अभी कॉन्शियस माइंड का काम आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है, लेकिन वो कार्य होते समय, वो कार्य जब जारी है, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी, यानी आपका कॉन्शियस माइंड जुटा है जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना अवेयरनेस अविरत कार्य कर रहा था उस गाने की पंक्तियाँ ढूंढने में। तो समझ में आया चेतन और अवचेतन मन में फर्क क्या है। हमारा अवचेतन मन भी हमारे चेतन मन को, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को कभी कभी नियंत्रित करता है। कई बार हमारे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो चीज़ें हैं, हमारा तार्किक तरीके से सोचना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वजह से होता है। चलो तो फिर एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी का नाम है स्ट्रूप इफेक्ट। इसमें आपको कुछ ऐसा करना है, आपको स्क्रीन पे कुछ शब्द दिखाई देंगे। आपको उन शब्दों को बिल्कुल पढ़ना नहीं है, लेकिन वो शब्द किस रंगों में लिखे हैं उन रंगों को लिखना है। कैसी रही एक्टिविटी? गड़बड़ हो गई ना? जब रंग लिखने को बोला है तब आप शब्द पढ़ रहे थे। अगर मैंने आपको उल्टा बोल दिया होता कि आपको पढ़ना नहीं है, लिखना है, तो फिर भी आप गड़बड़ कर देते। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते गए और ज़्यादा सतर्कता से एक्टिविटी करने लगे, तब शायद आपको कुछ आखिरी शब्द बिल्कुल सही तरीके से लिखने आए होंगे। यही है आपका नियंत्रण,
आपके सतर्कता पर। डीपर इनटू द सी ऑफ माइंड। इस मन के विशाल दुनिया को और नजदीकी से देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके कार्य को आपके विचार प्रभावित करते हैं या एहसास? आपके एहसास कहाँ से आते हैं? आपके कार्यों से या विचारों से? आपके विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? कार्य से या एहसास से? बहुत कंफ्यूजन है ना? वास्तव में ये तीनों चीजें एक दूसरों को अफेक्ट करती है। यानी हमारे थॉट्स हमारे एहसासों को और कार्य को अफेक्ट करते हैं। हमारे बिहेवियर्स हमारे एहसास और विचारों को अफेक्ट करते हैं और हमारा कार्य हमारे इमोशन और विचारों को अफेक्ट करता है। उदाहरण लेके यही चीज अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे विश्व के बारे में, अपने खुद के बारे में, घटनाओं के बारे में, कुछ व्यक्ति के बारे में कुछ विचार होते हैं। यह विचार हमारे एहसासों को अफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं। मानो किसी व्यक्ति के बारे में आपके कुछ विचार ऐसे हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही हेल्पफुल इंसान है, बहुत ही सुस्वभावी है, तो आपका एहसास ऐसे व्यक्ति की तरफ प्यार भरा होता है। उसी तरह किसी परिस्थिति के बारे में आपका एहसास अगर सकारात्मक हो तो वो परिस्थिति बार बार अनुभव करने मिले, ऐसे आपके विचार होते हैं। अगर आपके एहसास नकारात्मक रहे तो उस परिस्थिति से दूर भागने की कोशिश और उसे टालने की कोशिश आप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे कार्यों के यानी हमारे क्रियाओं का प्रभाव भी हमारे एहसास और विचारों पे होता है। अगर आप आपके ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या आपके कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके विचार उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे रहेंगे। आपको खुद के बारे में बहुत अच्छा एहसास होगा, आपके खुद के बारे में विचार भी अच्छे होंगे, आपके ऑफिस के बारे में विचार भी बहुत ही हेल्दी होंगे। तो इस प्रकार हमारे थॉट्स, हमारी इमोशंस और हमारी बिहेवियर एक दूसरों को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित विधानों का विचार, एहसास, क्रियाएं इनमें वर्गीकरण कीजिए। मुझे बहुत गुस्सा आया है। ये मेरा ड्रीम जॉब है। मैं आज पूरा दिन सोता रहा। इस क्विज में जो पहला वाक्य था वो था मुझे अभी बहुत गुस्सा आया है। गुस्सा एक भावना है, यानी इसे भावना के कॉलम में टिक करना था। दूसरा वाक्य था ये मेरा ड्रीम जॉब है। ये एक विचार है, इसे विचार के कॉलम में टिक करना था। मैं पूरा दिन सोता रहा, ये आपके बिहेवियर का वर्णन है, इसे क्रिया के कॉलम में टिक करना था। निम्नलिखित विधानों से विचार, एहसास, क्रियाएं पहचानिए। रिजल्ट सुनकर राजीव बहुत खुश था। अध्यापक उन विद्यार्थियों से उनके गलती के बारे में कुछ नहीं बोले। अपने रिजल्ट्स को लेकर ऐसी निराशा मोहिनी ने कभी अनुभव नहीं की थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई। पहला वाक्य था राजीव रिजल्ट को लेके बहुत खुश था, यानी आपको खुशी की भावना नजर आई। लेकिन क्या इससे आप उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि राजीव के मन में अभी क्या विचार चल रहे होंगे? एक्टिविटी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। थोड़ा टाइम लीजिए और ये भी सोचिए जब आप खुश होते हो तब आपके क्या विचार होते हैं और उस विचार के वजह से आपका वर्तन कैसे रहता है। अध्यापक ने विद्यार्थिनियों को उनके गलती के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी वो चुप थे। इस बिहेवियर से क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अध्यापक के विचार क्या थे और क्या भावनाएं थी? शायद ऐसा भी हो सकता है
कि वो बहुत गुस्सा थे और उनके विचार कुछ ऐसे थे कि मुझे अब कुछ नहीं बोलना, इनसे कुछ भी बोलना बेकार है। ऐसे भी हो सकता है कि शायद उन्होंने तय किया है, कुछ भी हो मैं शांत रहूँगा। विद्यार्थिनियों को अपना महत्व क्या है ये अगर नहीं समझ में आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लिखिए ऐसे और कुछ प्रेडिक्शंस जो आपके मन में आ रहे हैं। अपने रिजल्ट को लेके मोहिनी बहुत निराश थी। उसने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं लिया था और वो खामोश हो गई। क्या हो सकती है मोहिनी की भावना? क्या हो सकते हैं मोहिनी के विचार? थोड़ा विचार कीजिए और लिखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी क्रियाएं कैसे होती है? क्या ये एहसास का नतीजा है या विचार का? क्या कभी ये सोचा है एहसास कहाँ से आते हैं? क्रियाओं से या विचारों से? और विचार कहाँ से आते हैं? क्रियाओं से या एहसासों से? बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे विचार, हमारे एहसास और हमारी क्रियाएं दोनों एक दूसरों को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे एहसास हमारे विचार और क्रियाओं को प्रभावित करती है, हमारी क्रियाएं हमारे विचार और एहसासों को प्रभावित करती है और हमारे विचार हमारे एहसास और क्रियाओं को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी क्रियाएं कैसे होती है? क्या यह एहसास का नतीजा है या विचार का? क्या कभी ये सोचा है एहसास कहाँ से आते हैं? क्रियाओं से या विचारों से? और विचार कहाँ से आते हैं? क्रियाओं से या एहसासों से? बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे विचार, हमारे एहसास और हमारी क्रियाएं दोनों एक दूसरों को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे एहसास हमारे विचार और क्रियाओं को प्रभावित करती है, हमारी क्रियाएं हमारे विचार और एहसासों को प्रभावित करती है और हमारे विचार हमारे एहसास और क्रियाओं को प्रभावित करती है। एक उदाहरण लेके ये देखते हैं। हमारी लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, परिस्थिति के बारे में और पूरे विश्व के बारे में कुछ विचार रहते हैं। ये जो हमारे विचार है वो हमारे एहसासों को और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार अगर किस परिस्थिति के बारे में आपके एहसास सकारात्मक ना हो तो उस परिस्थिति को आप टालना पसंद करेंगे। उस परिस्थिति में आपके विचार होंगे कि ये परिस्थिति मुझे बिल्कुल ही अनुभव नहीं करनी है। अगर किस परिस्थिति के बारे में आपके विचार रहे कि मुझे ये परिस्थिति अच्छी लग रही है तो इस वक्त आपके एहसास पॉजिटिव यानी सकारात्मक रहेंगे। वैसे ही हमारी जो क्रिया होती है वो भी हमारे एहसास और विचारों को प्रभावित करती है। आप आपके ऑफिस में या कॉलेज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आपकी क्रिया बहुत ही प्रोडक्टिव हो तो आपको एहसास होता है मोटिवेशन का और इससे आपके खुद के प्रति के विचार बहुत ही सकारात्मक और हेल्पफुल रहते हैं। इसके वजह से आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। अब विचार, भावना और वर्तन यानी विचार, एहसास और क्रिया, इस त्रिकोण को हम ह्यूमन पिरामिड कहते हैं। इसके हर अंग को अच्छे से जान लेते हैं। इसका पहला अंग है हमारे विचार यानी थॉट्स। क्या है थिंकिंग? क्या होते हैं थॉट्स? क्या पता है आपको थिंकिंग यानी क्या होता है? जब मैंने आपको ये प्रश्न पूछा, आपने क्या किया? आप सोचने लगे। ये सोच क्या है? ये सोच है हमारे साथ होने वाला एक सदैव चलने वाला संवाद, यानी हमारा सेल्फ टॉक।
हर इंसान हमेशा अपने साथ एक संवाद रखता है। इस संवाद को ही हम सेल्फ टॉक कहते हैं। तो थिंकिंग की सबसे सिंपल व्याख्या है सेल्फ टॉक। थिंकिंग इज इक्वल टू सेल्फ टॉक। कैसा होता है ये सेल्फ टॉक? हर इंसान में ये सेल्फ टॉक ऑटोमेटिक होता है, जिसे शुरू और अंत का कोई बटन नहीं। इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता कि ये कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। बहुत बार ये कंटिन्यूअस रहता है, यानी ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब हमारे मन में कोई विचार ना हो। ये सेल्फ टॉक बहुत डायनामिक है, यानी ये हमेशा बदलता रहता है। एक पल आपको ऐसा लगता है तो दूसरे पल उसके विरुद्ध आपकी सोच हो जाती है। कभी कभी ये सेल्फ टॉक सकारात्मक होता है तो कभी नकारात्मक। कभी ये मददगार होता है तो कभी ये खुद ही हमारे लिए कठिनाइयाँ पैदा कर देता है। तो ये है हमारा सेल्फ टॉक। ये सेल्फ टॉक मल्टी ट्रैक भी है। आप अभी इस सत्र को सुन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कई विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपके घर के, कॉलेज के, नौकरी के, लेकिन आप इस सत्र में भी कंसंट्रेट कर रहे हो। यानी ये सेल्फ टॉक मल्टी ट्रैक है, बहुत सारे स्तर पे ये चालू है। ये सेल्फ टॉक हमारे नींद में भी चालू रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी थोड़ी नींद खुल जाती है और हम हमारे विचारों के प्रति अवेयर हो जाते हैं। इसको हम थिंकिंग या थॉट्स बोलते हैं। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य, ये बताइए। हमारे विचार पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में है। हमारी भावनाओं को नियंत्रित करना हमारे लिए नामुमकिन है। हमारा वर्तन हमारे विचार तथा एहसासों से प्रेरित होता है। तो दोस्तों, हमने हमारे थॉट्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। तो क्या आपको लगता है आपके थॉट्स पे आपका नियंत्रण हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपने बोला कि थॉट्स ऑटोमेटिक है, कंटिन्यूअस है, तो इस पे नियंत्रण कैसा होगा? आपका नियंत्रण आपके थॉट्स आने या ना आने पे नहीं है, लेकिन आपको किस प्रकार के थॉट्स आने चाहिए, आपको किस प्रकार से विचार करना चाहिए, इस पे आपका नियंत्रण हो सकता है। और हमने कुछ देर पहले ये भी देखा है कि जैसे थॉट्स वैसे हमारे एहसास और हमारी क्रिया भी बदल जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किस हैबिट से छुटकारा पाना है, आपकी कोई ऐसी आदत है जो अच्छी नहीं है और उससे आपको मुक्त होना है, तो पहले ये देखिए कि उस आदत के प्रति आपके विचार क्या है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपके विचार कुछ इस प्रकार के होते हैं, तब आप उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हो। आपको वो चीज़ ना मिले तो बहुत चिंता होने लगती है, यानी एंग्जाइटी महसूस होती है, और आपकी क्रिया होती है कि वो चीज़ आपको मिलनी ही चाहिए। उस चीज़ को ढूंढने के लिए आप चल पड़ते हैं। तो आपके विचार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी क्रियाएं कैसे होती है? क्या ये एहसास का नतीजा है? अभी हमने हमारे सोच के बारे में देखा, यानी हमारे विचार। हमारे जो विचार है, ये बहुत ही एक बेसिक फंक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का, लेकिन इसी से जुड़ा एक जटिल फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निशन, यानी हमारी समझ। हमारे जो विचार होते हैं, वो विचार सिर्फ शब्द रूप में नहीं रहते। कभी कभी ये विचार किसी इमेज, साउंड या करते ही रहते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में
यानी हमारे ब्रेन में इकट्ठा होती है, इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग कॉग्निशन के वजह से होता है। इस इंफॉर्मेशन से हमारी मेमोरी, हमारा स्पीच, हमारा तार्किक विचार करने की क्षमता, हमारी कई क्षमताओं का कारण ये कॉग्निशन है। इसी कॉग्निशन के वजह से हम धोखे को पहचान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपका जो सेल्फ टॉक है या आपकी जो मेमोरी है उसमें कुछ ऐसी इमेज है कि तेज आने वाला वाहन धोखादायक है। तो जब आप कोई फास्ट कार आपकी तरफ आते देखते हैं तो आपको नजर आता है धोखा। कोई बहुत सुंदर चित्र आपने देख लिया तो आपको ऐसा लगता है ये मुझे पसंद आया। उस चित्र की इमेज जब कैप्चर हो जाती है आपके ब्रेन में, तब वो प्रोसेस होने लगता है। ये रंग मुझे पसंद है, ये सीन मुझे पसंद है, और फिर आप इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि ये मुझे पसंद आया। यानी कॉग्निशन आपको डिसीजन मेकिंग के लिए भी मदद करता है। कॉग्निशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। देखते हैं कॉग्निशन की अलग अलग गतिविधियां। समझना और बूझना, परसीविंग, पहचान करना, रिकग्नाइजिंग, याद करना, रिमेंबरिंग, तर्क शक्ति, रीजनिंग, निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग, समस्याएं हल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अवधारणाएं बनाना, फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स, दृष्टिगोचर करना, विजुअलाइजिंग। क्विज टाइम। आप रास्ता पार करने के लिए खड़े हैं और आपने देखा कि रास्ते पे गलत दिशा में एक बड़ा ट्रक जोरों से आ रहा है। आप वहीं रुक गए। इस घटना में आपने किन समझों का उपयोग किया? समझना और बूझना, पहचान करना, याद करना, तर्क शक्ति, निर्णय करना, समस्याएं हल करना, अवधारणाएं बनाना, दृष्टिगोचर करना। एक ही प्रसंग में हम एक से ज्यादा गतिविधियां इस्तेमाल करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपका उत्तर सिर्फ एक गतिविधि हो। शायद आपने एक से ज्यादा गतिविधियों को टिक किया हो तो वो भी सही है। ध्रुव ने उम्र 4 साल एक बार खट्टा संतरा खाया। तब से वो संतरा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ध्रुव ने कौन से समझ का उपयोग किया है? पहचान करना, तर्क शक्ति, निर्णय करना, समस्याएं हल करना, अवधारणाएं बनाना, दृष्टिगोचर करना। ध्रुव के उदाहरण से क्या पता चलता है? 4 साल की उम्र में पहली बार संतरा खाया और उसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगी, खट्टी लगी। अब ध्रुव के कॉग्निशन में ये प्रोसेसिंग हो गया कि खट्टी टेस्ट मुझे पसंद नहीं। जब अगली बार ध्रुव ने संतरा देखा तो अपनी मेमोरी को एक्सेस किया, उस प्रसंग को याद किया और उसने तय किया कि मुझे संतरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ से यानी विचारों से ही भावना उत्पन्न होती है। अब देखते हैं उस ह्यूमन पिरामिड के दूसरे अंग के बारे में, जिसका नाम है भावनाएं यानी एहसास। भावनाएं बुरी और अच्छी नहीं होती। कुछ भावनाएं ज्यादा रुचिकारक होती है तो कुछ ज्यादा रुचिपूर्ण नहीं होती। जैसे खुशी, आनंद, प्रेम, ये बहुत ही प्लेजेंट यानी रुचिकारक भावनाएं हैं। इनका अनुभव करना हमें अच्छा लगता है, पसंद आता है। लेकिन कुछ भावनाएं ज्यादा रुचिकारक नहीं होती, इतनी प्लेजेंट नहीं होती। जैसे क्रोध, चिंता, तो हमें ऐसा लगता है
कि इन भावनाओं को महसूस करना हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम भावनाओं को बुरा या अच्छा ऐसे वर्गीकरण करते हैं। भावनाओं के वर्गीकरण का एक तरीका है सकारात्मक भावना और नकारात्मक भावना। लेकिन कुछ हद तक ये वर्गीकरण हमको मदद करता है और कुछ हद के बाद इस वर्गीकरण का हमें उपयोग नहीं होता। तो हम भावनाओं का वर्गीकरण कैसे करें? हम भावनाओं का वर्गीकरण करेंगे मददगार भावनाएं और मदद ना करने वाली भावनाएं, यानी सहायभूत और हानिकारक भावनाएं। इसी के साथ भावना का और भी एक कैरेक्टरिस्टिक है और वो है भावना की तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे पसंद आना, ये एक भावना है। प्यार इससे ज़्यादा तीव्र भावना है। दीवानगी प्यार से भी तीव्र है। तो एक ही भावना लेकिन उसके तीव्रता में फ़र्क है। हम भावना की इंटेंसिटी यानी तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। और वो कैसे? हमारे विचार और क्रियाओं से। हमने सत्र के शुरुआत में देखा है कि ह्यूमन पिरामिड के 3 अंगों में से कोई भी 2 अंग तीसरे अंग को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आपको आपकी भावना की मात्रा को प्रभावित करना है तो आपको आपके विचार और क्रियाओं के प्रति सतर्क होकर उनमें बदलाव लाना है। देखते हैं भावनाओं के बारे में कुछ और चीज़ें। भावना असंख्य चीज़ों से पैदा होती है, जैसे स्मेल, टेस्ट, किसी का टच। इसके वजह से हमें अलग अलग भावना आती है। हर समय इंसान कुछ न कुछ भावना ज़रूर महसूस करता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम इस भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं रहते। भले आप किस कार्य में व्यग्र हो, बर्तन मांज रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आपको कुछ न कुछ भावना ज़रूर महसूस होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि भावना की मात्रा यानी तीव्रता और सौम्यता हम तय कर सकते हैं। अब देखते हैं कि तीव्र और सौम्य भावना में फ़र्क क्या है। भावनाओं की तीव्रता: क्रोध, गुस्सा, चिढ़। क्रोध बहुत तीव्र है, उससे कम तीव्र है गुस्सा और सबसे सौम्य है चिढ़। आतंक, भय, डर। अपराधी, दोषी, खेद। पसंद, प्यार, जुनून। विषण्णता, उदासी, खिन्नता। अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा। उन्माद, खुशी, संतोष। हमने ये देखा कि भावनाओं का वर्गीकरण हम सहायभूत और हानिकारक इस प्रकार भी करते हैं और ये वर्गीकरण हमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। देखते हैं क्यों। अगर मैंने आपको बोला कि आपने कोई अन्याय होते हुए देखा और जब आप अन्याय देखते हो तो आप बहुत चिढ़ महसूस करते हो और दुखी भी हो जाते हो। लेकिन अगर हम चिढ़ और दुख की तरफ नकारात्मक भावनाओं की नज़र से देखें तो ये भावनाएं हमें लगता है कि हमें नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर अन्याय के प्रति हमें चिढ़ या दुख ना महसूस हो तो उस अन्याय के लिए हम कुछ कार्य या क्रिया कर पाएंगे? तो ये जो क्रोध है, ये जो चिढ़ है और ये जो दुख है, वही हमें अन्याय के तरफ आवाज़ उठाने के लिए मदद करता है। उसी प्रकार आपने देखा कि कुछ छोटे बच्चे बहुत मज़े से खेल रहे हैं। खेलते खेलते एक छोटा बिल्ली का बच्चा वहाँ आ जाता है। अब बच्चे अपना खेल छोड़ उस बिल्ली के बच्चे को तंग करने शुरू कर देते हैं। बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा है, उनको तो बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन क्या ये खुशी सकारात्मक है?
उस बिल्ली के बच्चे के लिए क्या ये बच्चों का खुश होना अच्छा है? तो शायद ये खुशी भी भले सकारात्मक भावना हो, अभी यहाँ वो हानिकारक है। इसीलिए हम भावनाओं का वर्गीकरण हेल्पफुल और अनहेल्पफुल भावनाओं के रूप में करते हैं। जो पहले उदाहरण में आया हुआ क्रोध या दुख था, वो बहुत ही हेल्पफुल भावना थी। उसी वजह से अन्याय के लिए हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की। और दूसरे उदाहरण में जो खुशी बच्चे महसूस कर रहे थे, वो खुशी अनहेल्पफुल भावना थी। भले खुशी का एहसास अच्छा हो, लेकिन खुशी एट द कॉस्ट ऑफ समवन इज़ नॉट हेल्पफुल, इट इज़ हार्मफुल। भावनाओं का वर्गीकरण सहायभूत और हानिकारक भावनाओं के साथ सौम्य और तीव्र भावना, सकारात्मक, नकारात्मक, सहायभूत और हानिकारक, इसको इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से हो सकता है। आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। उस स्क्वायर में 4 भाग हैं। पहला भाग है सकारात्मक और सहायभूत, जिसमें है खुशी, आकांक्षा, चाहत। उसके नीचे सकारात्मक लेकिन हानिकारक, जो हमने उदाहरण में देखा, उन्माद, अभिलाषा। स्क्वायर के राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में नज़र आ रहा है नकारात्मक लेकिन सहायभूत, जो हमने पहले उदाहरण में देखा, खेद, खिन्नता, चिढ़। उसके नीचे के स्क्वायर में है नकारात्मक और हानिकारक, आतंक, अपराधी भाव, क्रोध। अभी दिखाई गई स्क्वायर को और बारीकी से जान लेते हैं। उसका पहला हिस्सा था सकारात्मक और सहायभूत भावना, जैसे चाहत। अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं तो आप उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा उसे मदद करने का सोचेंगे, उसके खुशी में अपनी खुशी मानेंगे। लेकिन यही चाहत जब दीवानगी बन जाती है, यानी नीचे वाला स्क्वायर, सकारात्मक लेकिन हानिकारक, वो दीवानगी आपको कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर देती है कि आप अपनी प्यारी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। जैसे हम देखते हैं एसिड अटैक्स। एसिड अटैक करने वाला जो व्यक्ति होता है, क्या वो दूसरे व्यक्ति को चाहता नहीं है? चाहता है, लेकिन ये चाह जो है वो इतनी तीव्र बन जाती है, वो दीवानगी बन जाती है, और वो उस व्यक्ति को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यही व्यक्ति अपने चाहते व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो दीवानगी तो बहुत सकारात्मक भावना है, लेकिन क्या उसकी तीव्रता हानिकारक है? सोचिए, हमारी भावना सौम्य से तीव्र तक हम बदल सकते हैं। हमें ये नियंत्रण है। हम आगे के सत्रों में ये देखने वाले हैं कि ये नियंत्रण हम और अच्छी तरह से और बारीकी से कैसे कर सकें। उसी तरह इस स्क्वायर के दूसरी बाजू यानी राइट साइड में ऊपर हमने देखा था कि हानिकारक लेकिन सहायक भावनाएं। क्या होती है हानिकारक लेकिन सहायक भावनाएं? वो क्रोध, वो चिंता जो आपको आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले परीक्षा में आपके अच्छे गुण नहीं आए, इसके वजह से आप अपने ऊपर ही क्रोधित हो गए, और इस क्रोध के वजह से आपने ये तय किया कि मैं और ज़ोर से पढ़ाई करूँगा और अगली एग्ज़ाम में कुछ हासिल करूँगा। अब ये जो क्रोध है जो आपका अपने ऊपर है, वो क्रोध सकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये आपको मदद कर रहा है।
ना कि हानि पहुंचा रहा है। अगर उसी जगह इस क्रोध के कारण आप ऐसा कुछ तय करते हैं कि मैं पढ़ाई के लायक ही नहीं, और आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या वही क्रोध, वही चिढ़ आपको मदद कर रही है? ये भावना तब हानिकारक हो जाती है। यही फर्क है नकारात्मक और अनहेल्पफुल भावना और नकारात्मक और सहायकारक भावना में। ऐसे ही हम देखते हैं आतंकवाद। आतंकवादियों के कुछ मांगे रहती है। ये जो मांगे हैं वो बहुत टाइम अच्छी होती है, उसमें कुछ बुरा तो होता नहीं है, लेकिन आतंक की भावना से वो मांगे पूरी करने के लिए वो जो क्रिया करते हैं, जो बिहेवियर्स करते हैं, जो नुकसान या हानि अपने वातावरण को देते हैं, वो क्यों होता है? उसका कारण है इस भावना की तीव्रता। इसलिए हर भावना की तीव्रता को नियंत्रण जरूरी है। भावनाओं की तीव्रता, इसके लिए हमें भावनाओं के परिणाम को जानना जरूरी है। देखते हैं भावनाओं के परिणाम क्या होते हैं। नकारात्मक भावना भी हमें मददगार साबित हो सकती है, ये हमने अभी देखा। इसका हमें क्या उपयोग होता है? नकारात्मक भावना हमें उस लक्ष्य पे केंद्रित कर देती है जिससे हमें कुछ नकारात्मक विचार आते हैं। उससे बचने का हमें कुछ रास्ता या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मदद कर सकती है, अगर इसकी तीव्रता हम नियंत्रित करें तो। उदाहरण के साथ यही चीज़ देखते हैं। मेरे अपने खुद के ज़िंदगी का एक उदाहरण आपको देती हूँ। मैं छिपकली से बहुत डरती थी। इतनी डरती थी कि छिपकली नज़र आए तो मैं कांपने लगती थी, और चिल्लाना, झल्लाना, लोगों को डिस्टर्ब करके बुलाना, और जो मैं कार्य कर रही हूँ उसके ऊपर का मेरा लक्ष्य पूरी तरह से विचलित हो जाता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्या मेरी ये भावना और ये मेरा डर जो है ये मुझे मदद कर रहा है? कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं घर में अकेली हूँ और कोई बड़ी छिपकली मुझे दीवार पे नज़र आए। मैं बहुत ही असहाय महसूस करने लगी। ये मेरा डर और असहायता दोनों भी नकारात्मक भावना थी, लेकिन इस असहायता को, हेल्पलेसनेस को मैं कुछ अलग तरीके से देख सकती थी, यह मुझे एहसास हुआ। मैंने सोचा कि ये हेल्पलेसनेस के वजह से डरना क्या मुझे कुछ फ़ायदेमंद है? नहीं। तो मैंने अपनी सोच बदलने की कोशिश की। इसके लिए मुझे पहले सोच के लिए सतर्कता यानी अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ी। मैंने सोचा, पहले जब मैं छिपकली देखती थी तब मेरे विचार क्या थे? मेरे विचार थे, छिपकली एक बहुत ही भयानक प्राणी है, बहुत डरावना है, वो मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। इन विचारों के अवेयरनेस के बाद मैंने तय किया कि क्या मेरे ये विचार सच है। तो मुझे पता चला कि छिपकली का साइज़ और मेरा साइज़, इसमें तो बहुत अंतर है। छिपकली डरावनी हो सकती है, लेकिन डरावनी से ज़्यादा वो बहुत गंदी है। मुझे उसे देखना अच्छा नहीं लगता। जब मेरा ये विचार डरावने से अच्छा नहीं लगने तक गया, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो डर था उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे विजुअलाइज करूँगी कि मेरे सामने छिपकली है और मेरे विचार में मैं बदलाव ला रही हूँ। जैसे छिपकली का साइज़ और मेरा साइज़, इसमें अंतर है और मुझे छिपकली देखना पसंद नहीं है। इस सोच के वजह से मेरा डर कम होते गया। आज जब छिपकली मेरे सामने होती है तब मैं उसे बहुत प्यार से तो नहीं देखती, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ और उस गोल से मुझे विचलित नहीं होना है। अगर पॉसिबल है तो मैं वहाँ से दूर चली जाती हूँ। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी मैं जो कर रही हूँ उससे मुझे विचलित नहीं होना, और मैं
अपना कार्य अखंडित तरीके से कर पाती हूँ। मेरा डरना, चिल्लाना, उसके वजह से कांपना अब बहुत कम हो गया है। इससे और एक चीज़ पता चलती है, नकारात्मक भावनाएं बहुत एनर्जी, ऊर्जा खींच लेती है। ये भावनाएं एनर्जी ड्रेनिंग होती है। जब एनर्जी की इन्वेस्टमेंट इन भावनाओं में बढ़ जाती है, तब हमारे लिए एनर्जी इतर क्रियाओं के लिए ज़्यादा नहीं रहती। इसीलिए हम हमारे लक्ष्य से, गोल से विचलित हो जाते हैं। हम बहुत थकावट या थकान महसूस करने लगते हैं। इसीलिए नकारात्मक भावनाओं का नियोजन हमें ज़रूरी है। हम आगे के सत्रों में ये भी देखने वाले हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से हमारी इन सारी नकारात्मक भावनाओं का नियंत्रण कैसे करेंगे। दोस्तों, अब हमने बहुत कुछ भावनाओं के बारे में सीखा। देखते हैं आपके कितने समझ में आया है। लेते हैं एक एक्टिविटी। निम्नलिखित विधान में प्रकट होने वाली प्रधान भावना पहचानिए। उस भावना का विवेचन कीजिए। तीव्र या सौम्य, सहायभूत या सकारात्मक। मोहन ने जब किसी को सिग्नल तोड़ते देखा, वह भयंकर क्रोधित हो गया और उसने वही उसके साथ झगड़ा और हाथापाई शुरू कर दी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित विधान में प्रकट होने वाली प्रधान भावना पहचानिए। उस भावना का विवेचन कीजिए। तीव्र या सौम्य, सहायभूत या सकारात्मक। परीक्षा का रिजल्ट देख मधु को निराशा तो हुई, पर उसने अगले परीक्षा में और अच्छी तैयारी करने की ठान ली। अगला प्रश्न। निम्नलिखित विधान में प्रकट होने वाली प्रधान भावना पहचानिए। उस भावना का विवेचन कीजिए। तीव्र या सौम्य, सहायभूत या सकारात्मक। खराब मौसम के वजह से ट्रेन रद्द हो गई तो प्रीति हताश होकर बैठ गई। उसने सोचा, अब मेरी अपने भाई के शादी में वक्त से पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं रही। हमारी भावना समझने के कारण और उनकी तीव्रता या सौम्यता के समझ आने के वजह से हमें ये समझ में आता है कि हम हमारी भावनाओं पे नियंत्रण रख सकते हैं। जब आपकी भावनाओं पे पूरा नियंत्रण होगा, तब आपको लगेगा कि मैं भावना का शिकार अब नहीं बनूंगा। इस सत्र में हमने समझा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान समझना क्यों ज़रूरी है, चेतन तथा अचेतन मन, विचार, एहसास और क्रियाएं, समझ और उसकी गतिविधियां, सकारात्मक तथा नकारात्मक भावनाएं। दोस्तों, अपने विचार, भावना और वर्तन की तरफ सतर्क होना, अवेयर होना, उनके बदलाव की तरफ उठाया हुआ एक पहला कदम है, जो आपको ज़रूर सफलता के मार्ग पे बहुत आगे ले जाएगा। इसी के साथ मैं आपको अगली जर्नी के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।